ठीक है, चलिए मैं कोड लिख रहा हूं, आप लोग करो मैच। तो आपका पहला स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट java.util.scanner। मतलब मैं समझा नहीं आयुष, क्या कहना चाह रहे हैं? फॉर लूप के अलावा और ऑप्शन नहीं है, मतलब फॉर के अलावा वाइल डू वाइल है। लूप के अलावा आप क्या करना चाह रहे हैं? आपके दिमाग में क्या ऑप्शन आ रहा है? बगैर लूप के कोई लाइन मल्टीपल टाइम्स कैसे चलाएंगे? बताओ कैसे चलाओगे? कोई एक लाइन है, आपको उसे एक से ज्यादा बार चलाना है, तो कैसे चलाओगे आप बिना लूप के? क्या ऑप्शन है? अरे नहीं पता, दिमाग में सवाल आया है तो कुछ तो होगा। कुछ तो दिमाग में आपके आइडिया होगा जिस बेस पर आपने पूछा। अगर मुझे स्क्रीन पे 10 बार आयुष प्रिंट करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं आयुष को प्रिंट करने का काम लूप से कर लूं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं इस काम को करने के लिए रिकर्जन यूज कर सकता हूं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, हम रिकर्सिव कोड लिखें, राइट? बट रिकर्सिव लिखेंगे तो एरे बार बार बनेगा, फिर उससे बचने के लिए आपको स्टैटिक यूज करना पड़ेगा। स्टैटिक जावा क्लास बॉडी के अंदर करने देती है, मेथड बॉडी के अंदर करने नहीं देती है, तो वो केस आपका टिपिकल हो जाएगा अभी। इसलिए फिलहाल लूप से ही करना है आपको। जब स्टैटिक कीवर्ड पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस बारे में और। चलिए, तो अभी फिलहाल यूजर से आप मांगेंगे एरे की साइज। जो भी साइज यूजर आपको देगा वो आपने एन के अंदर स्टोर कर ली बाय राइटिंग kb.nextInt। ये आपको आपके एरे की साइज मिल गई। एरे की साइज लेने के बाद अब आपका अगला टास्क होगा, आप एरे क्रिएट करें। गौर करिएगा, ऊपर जो हमने ARR बनाया है वो एरे बनाया है कि रेफरेंस बनाया है? वेरी गुड, वो हमने बनाया है रेफरेंस। एरे कैसे बनेगा? एरे बनेगा जब हम लिखेंगे ARR इज इक्वल्स टू न्यू INT, और न्यू INT के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n। जैसे ये लिखेंगे हमारा एरे हो जाएगा क्रिएट, हो जाएगा। गुड। अब इसके बाद हम लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक, अब हमको यूजर से इनपुट लेना है। फॉर के अंदर हमारा स्टेटमेंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर वैल्यू और एंटर एलिमेंट, जो भी आप बोलना चाहें। और जो भी इनपुट यूजर से मिलेगा वो किस में लेंगे आप? वो किस में रिसीव करेंगे? वो आप रिसीव करेंगे ARRI में, एरे में नहीं। ARRI इज इक्वल्स टू kb.nextInt। तो ये आपको एरे की सारी वैल्यूज मिल गई। ठीक, अब इसके बाद आपको इन वैल्यूज का निकालना है सम और एवरेज। तो एक इंटीजर लेना पड़ेगा हमें सम। ठीक, यहां आएगा फॉर इंट आई। फिर इसके बाद हम लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। ये हमारा फॉर लूप होगा। इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARRI, और यहां लिख देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इस फॉर लूप के बाहर, बल्कि इसके अंदर हम एरे की वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं। हाँ, ऊपर वाले वाइल में क्या लिख सकते हैं? अगर हम सम ऊपर वाले वाइल में ले रहे हैं तो नीचे वाले वाइल में डेटा प्रिंट कराने के लिए वाइल तो लगाना ही है हमें।
करेक्ट। अगर डेटा प्रिंट नहीं करना है तो आप एक लूप में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा भी डिस्प्ले करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर system.out.println फॉर लूप के अंदर अलग से फॉर में डाला है। अगर मैं पहले ही फॉर में इसको डाल देता तो फिर कोड ऐसे करता कि आप यूजर से इनपुट लेते तुरंत प्रोग्राम उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता, जो थोड़ा सा अजीब हो जाता। मैं चाह रहा हूं पहले कोड इनपुट ले ले सारे, उसके बाद सारी वैल्यूज को प्रिंट करे। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। इसके बाद फिर अपन लिखेंगे system.out.println और ये हो जाएगा सम इज प्लस सम। फिर आएगा system.out.println और ये हो जाएगा एवरेज इज डबल कोट्स बंद प्लस फॉलोड बाय डबल ऑफ सम डिवाइडेड बाय इन। क्लियर? ठीक है, ये डबल क्यों लगाया है? डबल लगाया है क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर बाय डिफॉल्ट क्या देगा? इंटीजर। वो ना दे, हमें आंसर एग्जैक्टली डेसिमल में मिले, जैसा एवरेज आ रहा है वही दिखे, इसके लिए यूज कराया अपन ने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और सम को कास्ट कराए इनटू डबल। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें देखने के बाद दिमाग में आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, क्या मतलब है उसका, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जब आप सी लैंग्वेज करते हैं, जब सी पढ़ते हैं, तो आप लोग मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कैसे करते हैं? सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कौन करता है? तो जवाब है एमएलॉक करता है ना? ओके। इस डायनेमिक मेमोरी को डिस्ट्रॉय कौन करता है? तो आपको याद होगा फ्री करता है ना? जब आप सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो आपके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कौन करता है? वेरी गुड। आपके लिए कीवर्ड ये काम करता है जिसका नाम न्यू है। और इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कौन करता है? तो एक और कीवर्ड करता है जिसका नाम होता है डिलीट। अब एक क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टडी में निकलता है ये कि जावा में हमने देखा कि हमने डायनेमिकली मेमोरी को जो एलोकेट करवाया है एरे के लिए, वो न्यू से करवाया है, कराया? एरे के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, सबके लिए हम न्यू ही लिखते हैं ना, है ना? लेकिन मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप देख सकते हैं हम हमारे कोड में कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना सी डबल प्लस के जैसे हम लोग डिलीट लिख रहे हैं, ना सी के जैसे हम लोग फ्री लिख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जावा डायनेमिक ब्लॉक्स का डी एलोकेशन हैंडल कैसे करती है, which is a very very important interview question. How Java handles deallocation of dynamic blocks? जावा में डायनेमिक मेमोरी का डी एलोकेशन कैसे होता है? चलिए माना मैंने जेवीएम करता है, लेकिन कैसे करता है? कैसे जेवीएम को ये पता चलता है कि अब उसे इस मेमोरी को फ्री करना है, अब उसे इस मेमोरी को रिलीज करना है? तो इसकी अपनी एक लंबी स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसे आपको आगे के चैप्टर्स के लिए आज समझना होगा। स्टार्ट करें डिस्कशन? ठीक, तो सुनिए ध्यान से, जो मैं लिखता जा रहा हूं उसे ध्यान से पढ़ते जाना, फिर मैं उसको डायग्राम से आपको समझाता हूं। तो अब इससे पहले कि हम ये समझें जावा डायनेमिक ब्लॉक्स को डी एलोकेट कैसे करती है, हमें जावा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझना पड़ेगा। So before we can understand how Java deallocates dynamic blocks, how Java deallocates dynamic blocks,
comma, we must first understand two very important terms. And what are those terms? Which are number one, garbage block. ये पहला इंपॉर्टेंट टर्म है जो आज हम डिस्कस करेंगे. एंड नंबर टू, गार्बेज कलेक्टर. ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल का जवाब समझ पाएंगे. ठीक, अब इस थ्योरी को देखकर ये कंफ्यूजन में भी मत आ जाइएगा कि सर अपन ने तो पढ़ा था जावा में गार्बेज नहीं होता. बिल्कुल सही पढ़ा था. मैं आज भी कह रहा हूं जावा में गार्बेज नहीं होता, लेकिन मैंने जो लिखा है वो गार्बेज वैल्यू नहीं लिखी है. मैंने जो लिखा है वो गार्बेज ब्लॉक लिखा है. गार्बेज वैल्यू और गार्बेज ब्लॉक में बहुत फर्क होता है. जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जावा में गार्बेज ब्लॉक जरूर होता है. समझ आ रहा है? इन जावा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज वैल्यू, बट इन जावा वी डेफिनेटली हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज ब्लॉक. ठीक, तो अब बात करते हैं ये गार्बेज ब्लॉक का चक्कर क्या है, ये क्या होता है. तो ध्यान से सुनना, फिर मैं लिखता हूं. जावा में जब भी आप न्यू से मेमोरी को एलोकेट करते हैं, तो जो ब्लॉक बनता है वो जावा में कहलाता है डायनेमिक ब्लॉक. कहलाता है, राइट. इस डायनेमिक ब्लॉक को कोई ना कोई रेफरेंस रेफर करता है. इस डायनेमिक ब्लॉक को कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट करता है, चाहे वो एरे का रेफरेंस हो, चाहे वो क्लास टाइप का रेफरेंस हो. कोई तो रेफरेंस होता है जो इस डायनेमिक ब्लॉक को पॉइंट करने का काम करता है. मानते हैं? शाबाश. अब अगर कोई डायनेमिक ब्लॉक को उसका रेफरेंस पॉइंट करना छोड़ दे, प्रोग्रामर किसी डायनेमिक ब्लॉक के रेफरेंस और डायनेमिक ब्लॉक के बीच का कनेक्शन ब्रेक कर दे, डायनेमिक ब्लॉक का रेफरेंस उसे छोड़कर किसी और ब्लॉक के साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो जिस ब्लॉक को छोड़ देता है पॉइंट करना, वो जावा की वोकैबुलरी में बन जाता है गार्बेज ब्लॉक. दोबारा से मेरी बात सुनिएगा. जावा में अगर किसी डायनेमिक ब्लॉक को रेफर करने वाला रेफरेंस उसे छोड़कर किसी दूसरे ब्लॉक को रेफर करने लग जाए, या चलिए दूसरे को रेफर ना भी करे, बस इसे रेफर करना छोड़ दे, तो वो ब्लॉक जो अभी तक कहला रहा था डायनेमिक ब्लॉक, वो अब जावा में क्या कहलाने लग जाएगा? जल्दी बोलिए. वो अब जावा में कहलाने लग जाएगा गार्बेज ब्लॉक्स. यानी गार्बेज ब्लॉक्स जावा में ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिनका रेफरेंस था, जिनका पहले कोई रेफरेंस था, जिन्हें पहले कोई रेफरेंस पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब इस वक्त उन्हें कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है. अब इस वक्त उनका कोई भी रेफरेंस अवेलेबल नहीं है. तो ऐसे ब्लॉक्स जिन्हें कोई भी इस वक्त रेफर नहीं कर रहा है, ऐसे ब्लॉक जावा की वोकैबुलरी में क्या बन जाएंगे? ऐसे ब्लॉक्स जावा की वोकैबुलरी में बन जाएंगे डायनेमिक ब्लॉक की जगह पर गार्बेज ब्लॉक. ठीक है, लेट मी राइट दिस डाउन, फिर मैं आपको इसे डायग्राम से समझाता हूं. सो इन जावा, इफ वी डू नॉट हैव in Java, if we do not have any reference pointing to a dynamic block, then such a referred by any reference, then such dynamic blocks are called as garbage blocks. ऐसे डायनेमिक ब्लॉक्स जावा की वोकैबुलरी में कहलाएंगे गार्बेज ब्लॉक्स. आप समझने के लिए
एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, इस पूरी थ्योरी का डायग्राम देखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने जावा से कहा INT स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल्स टू न्यू INT 5। इसका डायग्राम सबको पता है? जल्दी बोलिए, पता है? सिंपल केस है ये तो अगर मैं आपसे इस लाइन का डायग्राम ड्रॉ करने को बोलूं तो आपका जवाब होगा, हमारे पास ARR नाम का एक रेफरेंस होगा, ये ARR नाम का रेफरेंस हीप एरिया में पॉइंट कर रहा होगा। कहां पॉइंट कर रहा होगा हीप एरिया में? तो आपका जवाब होगा ये हीप एरिया में उस पर्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जो आपने न्यू से क्रिएट करा है। कितने साइज का ब्लॉक है ये? तो आंसर है ये ब्लॉक है 5 साइज का, इसमें 5 इंडेक्सेस हैं, इसका बेस एड्रेस अगर 2000 है तो ARR के अंदर आएगा 2000, राइट? और इन सब के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक। अब अगर आपसे मैं पूछूं ये जो ब्लॉक है जिसको इस समय ARR पॉइंट कर रहा है, ये ब्लॉक क्या कहलाएगा? तो आप मुझे बोलेंगे अभी के लिए ये ब्लॉक है डायनेमिक ब्लॉक कहलाएगा ना, क्योंकि इसको एक रेफरेंस रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से कोड विवेक, अभी समझ में आएगा जावा को कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब नोटिस करिए, अब आपने इस ARR के साथ इस ब्लॉक पे कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करे और थोड़ी देर के बाद आपने कहा ARR इक्वल टू न्यू INT 10। आपने ये लाइन लिखी। अब मुझे बताइए जब आप ये लाइन लिखेंगे तो ARR का कनेक्शन उस 2000 वाले ब्लॉक से रहेगा या टूट जाएगा? जवाब दीजिए विवेक, क्या होगा? क्या ARR ओरिजिनल ब्लॉक को रेफर करता रहेगा या उसमें और ओरिजिनल ब्लॉक में जो एसोसिएशन था वो ब्रेक हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ये वाला जो ओरिजिनल ब्लॉक था 2000 वाला ARR अब इसे छोड़ देगा ना पॉइंट करना, और अब ARR कहां पॉइंट करेगा? अब ARR इसी हीप एरिया में एक नए ब्लॉक को पॉइंट करेगा विच विल बी ऑफ साइज 10। जीरो से लेकर 9 तक इसके इंडेक्सेस होंगे और ये जो नया ब्लॉक है इसका एड्रेस 2000 ही होगा कि अलग होगा? कुछ अलग होगा, मान लेते हैं 4000 है। ARR अब 4000 रखेगा अपने अंदर, रखेगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है जिससे अब ARR पॉइंट नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक जावा की वोकैबुलरी में क्या बन जाएगा? ये ब्लॉक जावा की वोकैबुलरी में बन जाएगा गार्बेज ब्लॉक। ये ब्लॉक जावा के वर्ड्स में कहलाएगा गार्बेज ब्लॉक। इतना समझ आया? आप किसी भी रेफरेंस के द्वारा रेफर नहीं करा जा रहा है वो जावा के वर्ड्स में जावा की वोकैबुलरी में कहलाएगा गार्बेज ब्लॉक। और जावा का JVM इस बात पे पूरी नजरें गड़ाए हुए है कौन किसको रेफर कर रहा है, कौन किसको रेफर नहीं कर रहा है। हाँ, आ रहा हूं अभी क्या होगा उसका। पहले गार्बेज ब्लॉक समझ आया आपको क्या होता है? क्लियर हो गया? ठीक है, अब सवाल आता है जावा इस गार्बेज ब्लॉक का क्या करती है? तो याद रखिएगा जावा में JVM के अंदर एक बहुत स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा गया है। आपने नहीं करा है, ऑलरेडी जावा के साथ वो आता है। उस बहुत स्पेशल सॉफ्टवेयर का नाम है जावा में गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, आपको मैं एक पुराना डायग्राम याद दिलाता हूं। इसके लिए जरा अपन लोग चलते हैं स्लाइड्स पे। जब आप इनिशियल डेज में थे इस बैच के, बात चल रही थी JVM JRE इन सब के बारे में, तो मैंने आपको JVM का एक डायग्राम दिखाया था जिसमें आपको याद होगा 3 रेक्टेंगल्स थे, एक के अंदर एक के अंदर एक थे। और हम बात कर रहे थे कि जावा में आगे बढ़ने से पहले
बहुत जरूरी है कि हम इन तीनों के बीच में रिलेशन समझें। इसमें नोटिस करिए में आपकी लोकेलिटी में नगर निगम की गाड़ी आती है, दिन में एक बार आती होगी, 2 बार आती होगी, 2 दिन में एक बार आती होगी, कभी ना कभी तो आती है ना, सारा कचरा उठाने के लिए। तो जैसे आपके यहाँ म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, बिल्कुल ऐसे जावा की जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी है, जावा का जो नगर निगम है, उस नगर निगम का नाम है गार्बेज कलेक्टर। ये नगर निगम आपकी मेमोरी को स्कैन करता है और मेमोरी स्कैनिंग के दौरान इसे जैसे ही कोई ब्लॉक ऐसा मिलता है जिस ब्लॉक को कहते हैं गार्बेज ब्लॉक, ये तुरंत उस ब्लॉक को पिक करके हीप एरिया से अलग करके वापस जेवीएम के पास रीयूज होने के लिए भेज देता है। और सबसे मजेदार बात ये कि ये जो प्रोसेस होता है, ये मेरे और आपके नॉलेज के बिना होता है। एज अ डेवलपर हमें कभी पता नहीं चलता कि मेमोरी में गार्बेज कलेक्शन चल रहा है, मेमोरी की क्लीनिंग चल रही है, मेमोरी की साफ सफाई चल रही है। ये गार्बेज कलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका डिसीजन जेवीएम लेता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जो जावा का गार्बेज कलेक्टर होता है, रन टाइम पे बेटा, रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे कोई गार्बेज थोड़ी बनता है। कंपाइल टाइम पे गार्बेज ब्लॉक्स बनते हैं क्या? क्यों प्रियांशु? नहीं बनते हैं ना। जब तक कोड रन नहीं होगा तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तब तक वो डी एलोकेट कैसे होगी? गार्बेज ब्लॉक बनने के लिए पहले डायनेमिक ब्लॉक का बनना जरूरी है ना। और डायनेमिक, यस कार्तिक है, गार्बेज कलेक्टर का काम होता है जो गार्बेज ब्लॉक्स हीप एरिया में जगह कंज्यूम करके बैठे हैं, उन्हें हीप एरिया से अलग करके जेवीएम के पास भेजना, ताकि जेवीएम उन्हें वापस यूज करके रिसाइकलिंग करके नए मेमोरी में यूटिलाइज कर पाए। आया समझ? ठीक है। और इन सब में मेरा आपका क्या रोल है? इन सब में हमारा एज अ प्रोग्रामर कोई रोल नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता है कि जेवीएम बैकग्राउंड में इसका कुछ कर रहा है। वी नेवर कम टू नो कि जेवीएम ने कब गार्बेज कलेक्टर को चलाया, कब गार्बेज कलेक्टर ने मेमोरी को स्कैन करा। यस, गार्बेज कलेक्टर ओनली एंड ओनली स्कैन्स हीप एरिया। उसका काम सिर्फ हीप एरिया से है, बाकी किसी से नहीं है। स्टैक एरिया में नहीं जाता है वो। और वैसे भी सोचिए, स्टैक में जो चीजें होती हैं वो तो तब डिस्ट्रॉय हो जाती है ना जब ब्लॉक ओवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इस आई की तरफ देखें जरा ध्यान से। ये जो फॉर लूप में आपने आई ले रखा है, इंट आई, क्या ये हीप में गया है? नहीं, ये इंट आई स्टैक में गया है। क्या इस आई को रिलीज करवाने, इसे मेमोरी से हटाने के लिए गार्बेज कलेक्टर आएगा? नहीं आएगा। ये मेमोरी से अपने आप हट जाएगा जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन ओवर होगा। तो गार्बेज कलेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक चीजों के लिए आता है, आपके नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए वो नहीं आता है। ठीक है। और जावा में डायनेमिक क्या बनता है? जावा में डायनेमिक दो ही चीजें बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। इन दोनों को मेमोरी से डिलीट करवाने के लिए जावा ने जिस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है। अब एक और जरूरी बात सुनिएगा, क्या गार्बेज कलेक्टर बहुत फ्रीक्वेंटली रन होता है, बहुत जल्दी जल्दी रन होता है? तो इसका जवाब है नहीं। जावा का जो गार्बेज कलेक्टर है वो बहुत ही लेजी वे में काम करता है। बट सुना आपने जो मैंने बोला, बहुत ही लेजी वे में काम करता है।
लेजी का मतलब समझते हैं? लेजी का मतलब बहुत आलसी है जावा का गार्बेज कलेक्टर। जावा का गार्बेज कलेक्टर अपनी सहूलियत के अनुसार जब जेवीएम को ऐसा लगता है कि अब उसके पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है, अब मेमोरी हीप एरिया के अंदर अवेलेबल नहीं है कि नए ब्लॉक्स एलोकेट कर सकें, तब जेवीएम गार्बेज कलेक्टर को एक्टिवेट करता है और तब गार्बेज कलेक्टर हीप एरिया को स्कैन करके मेमोरी को डी एलोकेट करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। और इसके पीछे कारण भी है, इसके पीछे कारण भी है, नहीं उल्टा बोल रहे हो विकास, इसलिए जावा फास्ट है कंपेयर टू पाइथन। इसके पीछे कारण है। जावा का जो गार्बेज कलेक्टर है, जब वो गार्बेज कलेक्टर जेवीएम के थ्रू हीप को स्कैन करेगा और गार्बेज ब्लॉक्स को कलेक्ट करेगा, तो वो जो टाइम लेगा वो आप ही के प्रोग्राम के मिलने वाले टाइम से टाइम निकालेगा। मतलब आपके प्रोग्राम को जो टाइम अलॉट करा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को कुछ टाइम देगा, सीपीयू कुछ समय देगा आपके प्रोग्राम को सीपीयू यूज करने का, क्योंकि और भी तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं ना कंप्यूटर में। तो आप ये मानते हैं ना कि आपके कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग लगी रहती है। अभी शायद पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट आ गया? नहीं आया है तो सुनिए ध्यान से। आप ये मानते हैं आपके कंप्यूटर में एक साथ ढेर सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं? जैसे इस समय जूम के अलावा और भी कुछ चल रहा होगा कंप्यूटर में, इंटरनेट से कोई मूवी वूवी डाउनलोड हो रही होगी, है ना, एक आध चैट भी चल रही होगी साथ में व्हाट्सएप पे, कंप्यूटर में व्हाट्सएप वेब पे हो रहा होगा सब, है ना, नेटवीज भी चल रहा होगा। तो जब इतनी सारी चीजें एक साथ पैरेलली चल रही हैं, तो आप बताइए आपके कंप्यूटर में सीपीयू कितने हैं? 2-4 सीपीयू है क्या? कंप्यूटर में सीपीयू एक है। तो एक सीपीयू इतने सारे प्रोग्राम कैसे मैनेज करता है? तो उसका जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू का थोड़ा थोड़ा टाइम सारे प्रोग्राम्स को अलॉट करता है, राइट। और वो इतनी जल्दी जल्दी अलॉट करता है कि हर प्रोग्राम को देखकर आपको ऐसा ही लगता है जैसे सीपीयू पूरा पूरा उसी प्रोग्राम को चला रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? है ना। तो अब आपके प्रोग्राम को जो सीपीयू का टाइम, इसको क्या बोलते हैं? इस बिहेवियर को बोलते हैं टाइम शेयरिंग। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज टाइम शेयरिंग, राइट। तो आपके प्रोग्राम को जो सीपीयू का टाइम मिलता है, जेवीएम उसी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालकर गार्बेज कलेक्टर को देता है। इसका मतलब जिस दौरान गार्बेज कलेक्टर चल रहा होता है, आपका प्रोग्राम उस दौरान रुका रहता है। 100% आपका प्रोग्राम उस दौरान रुका रहेगा। आयुष को लग रहा है नहीं, क्यों आयुष? दोनों एक साथ चलेंगे। अगर मेरे प्रोग्राम को मिलने वाला सीपीयू गार्बेज कलेक्टर को दिया जाएगा, तो क्या मेरा प्रोग्राम भी पैरेलली चल पाएगा और गार्बेज कलेक्टर भी पैरेलली चल पाएगा? इज इट पॉसिबल? सीपीयू तो एक ही है ना, तो फिर हम दोनों का काम एक साथ कैसे होगा? पहले एरिया क्लीन करेगा। आप समझे नहीं मेरी बात, पहले और बाद की बात नहीं हो रही है। सीपीयू एक है, प्रोग्राम दो हैं, क्या एक सीपीयू दो प्रोग्राम एक साथ पैरेलली चला लेगा? मैं तो बेसिक से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। पॉसिबल है? नहीं है। तो जब आपके प्रोग्राम को जो सीपीयू अलॉट हुआ है वो ही टाइम स्लॉट गार्बेज कलेक्टर को दिया जाएगा, तो आपके प्रोग्राम को उतनी देर वेट करना पड़ेगा कि नहीं जितनी देर गार्बेज कलेक्टर चलेगा? करना पड़ेगा ना। और जावा नहीं चाहती है कि आपके प्रोग्राम को जावा वेट करवाए, जावा नहीं चाहती है कि आपके प्रोग्राम को जावा डिस्टर्ब करे। इसलिए जावा गार्बेज कलेक्टर को बहुत फ्रीक्वेंटली रन नहीं करती है, इसलिए जावा गार्बेज कलेक्टर को बहुत लेजी वे में रन करती है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। लेकिन पाइथन का जो गार्बेज कलेक्टर है वो बहुत फास्ट है। पाइथन का गार्बेज कलेक्टर आपके प्रोग्राम के पीछे 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 चलता रहता है, और जहां पाइथन के गार्बेज कलेक्टर को दिखा कि आपके प्रोग्राम ने कोई गार्बेज ब्लॉक जनरेट करा है, तुरंत वो गार्बेज कलेक्टर उस ब्लॉक को फ्री करने में लग जाता है। इसलिए आपने सुना होगा जावा और पाइथन की स्पीड का कंपैरिजन अगर करें तो जावा स्पीड वाइज पाइथन से बेटर है। हालांकि यही जावा सी सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में स्पीड वाइज स्लो है। सुना है ना, जावा की स्पीड सी सी प्लस प्लस के मुकाबले स्लो है, क्योंकि सी सी प्लस प्लस में ऑपरेटिंग सिस्टम को या प्रोग्रामर लैंग्वेज को मेमोरी को कलेक्ट नहीं करना, सी सी प्लस प्लस में मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है।
एज अ डेवलपर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मेमोरी डिस्ट्रॉय करें, जबकि जावा में मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो जावा का जो जेवीएम है वो गार्बेज कलेक्टर को बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं चलाता है, बहुत आराम से चलाता है। जब उसे लगता है कि अब अगर गार्बेज कलेक्टर नहीं चला तो मेमोरी एलोकेट करना मुश्किल हो जाएगा, तब वो इस गार्बेज कलेक्टर को भेजता है। आ गया समझ? लिख दूं इसके नोट्स? सो अब ये पूरी स्टोरी इन जेवीएम देयर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर और program built into it called as the garbage collector. Called as the garbage collector. ये जीसी वाला कॉन्सेप्ट पाइथन में भी है। नहीं, अगर हम सी में फ्री ना करें तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे डिस्ट्रॉय करेगा अल्टीमेटली, जब हमारा प्रोग्राम एंड होगा तब। करेक्ट? As the name indicates, this garbage collector runs occasionally and identifies the garbage blocks in our heap area. Once it identifies these garbage blocks, then it removes them from the heap area and deposits them in the free pool. यस कार्तिकेय, है ना? आपके प्रोग्राम को ज्यादा समय मिलता है, यस और नो? अगर बार बार आपके प्रोग्राम से सीपीयू छीना जाएगा तो आपका प्रोग्राम रुक रुक कर चलेगा कि नहीं? सोच के देखो। अगर गार्बेज कलेक्टर लेजी वे में ना चले, बहुत एक्टिव वे में चले, तो आपके प्रोग्राम को जो सीपीयू टाइम अलॉट होगा, बार बार आपके प्रोग्राम से सीपीयू छीन लिया जाएगा, हाँ कि ना? तो फिर आपका प्रोग्राम सफर करेगा ना। अगर आपके प्रोग्राम को 2 सेकंड लग रहे थे रन होने में, तो 2 सेकंड की जगह 4 सेकंड लग जाएंगे रन होने में उसे, क्योंकि उसको पूरे 2 सेकंड मिल ही नहीं पाएंगे। बीच बीच में गार्बेज कलेक्टर आकर अपना काम करना शुरू कर देगा, तो आपका प्रोग्राम पॉज हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? राइट? सो गार्बेज कलेक्टर को इसलिए इतना स्लो चलाते हैं। अब मैं यही पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़ो। बट द गार्बेज कलेक्टर डज नॉट रन very frequently. The garbage collector does not run very frequently. Rather, the JVM calls it only when it feels that the free memory is going below a threshold value, and now free blocks are needed to fulfill the next request. ठीक? The most important point to remember in this entire process is that a programmer never becomes aware that when the garbage collector
was activated by the JVM. This is purely a decision of JVM and there is no interference of programmer in this. सो सर क्या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में हीप एरिया का क्लीन होना इंक्लूड होता है? यस आयुष, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर जावा को ऐसा लगता है कि उसे जरूरत पड़ने वाली है फ्री ब्लॉक्स की, तो वो गार्बेज कलेक्टर को एग्जीक्यूट कर देती है, नहीं लगता है तो नहीं करती है, राइट? और क्या डाउट आ रहा है? फिर ये सेम पाइथन की तरह स्लो काम करने लगेगा। बिल्कुल सही विकास, अगर गार्बेज कलेक्टर बहुत जल्दी जल्दी चलने लगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है, सबके डाउट सॉल्व हो गए? आगे बढ़ जाएं अब। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब प्रदीप एक मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू है जो जेवीएम मेंटेन करके रखता है कि अगर इससे कम फ्री ब्लॉक्स हुए तो फिर जेवीएम गार्बेज कलेक्टर को एक्टिवेट कर देगा, राइट? जैसे दुकानदार स्टॉक मेंटेन करके रखता है ना किसी प्रोडक्ट का, है कि नहीं? जो भी दुकानदार है, मान लीजिए किराना की दुकान वाला बंदा है, उसके यहाँ नमक के पैकेट, चीनी, गेहूं, इन सब का स्टॉक होता होगा ना, और जब वो स्टॉक एक क्वांटिटी के बिलो जाता होगा तो फिर वो फिर स्टॉक ऑर्डर कर देता होगा, है ना? तो थ्रेशोल्ड वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू है जिससे कम अगर फ्री मेमोरी होती है तो जेवीएम फिर गार्बेज कलेक्टर को एक्टिवेट कर देता है। चलें आगे। चलिए, अब ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि गार्बेज कलेक्टर जैसा कुछ है। आगे चलकर हम उन प्रोग्राम्स पे आएंगे जहां गार्बेज कलेक्टर की नॉलेज हमें बहुत बहुत हेल्प करेगी प्रोग्राम्स को डिजाइन करने में। ठीक है, अभी नहीं, जरूरत पड़ेगी आपको जब हम स्टैटिक कीवर्ड डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक बस बीच बीच में गार्बेज कलेक्टर के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता रहूंगा। चलिए, अब लौटते हैं वापस अपन एरे के मेन टॉपिक पे। तो आपने एरे क्रिएट करना सीख लिया, आपने यूजर से एरे में इनपुट लेना सीख लिया। अब बात करते हैं एज अ प्रोग्रामर, अगर आपको एरे को इनिशियलाइज करना हो तो आप ये काम जावा में कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो आज हमने कोड बनाया उसमें एरे को प्रोग्रामर ने इनिशियलाइज नहीं करा था, मानते हैं? एरे में आपने यूजर से इनपुट्स लिए थे। अब बात हो रही है आप एज अ प्रोग्रामर अगर एरे को इनिशियलाइज करें तो जावा में ये कैसे कैसे हो सकता है। तो जावा में एज अ प्रोग्रामर एरे इनिशियलाइज करने के जावा आपको 4 तरीके ऑफर करती है। एक एक करके चारों आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला तरीका है, आपने जावा में एक एरे क्रिएट करा। इमेजिन करिए मैं साल भर के महीनों को रिप्रेजेंट करने का एक एरे बना रहा हूं। तो साल में कितने महीने? 12। तो मैं यहां लिखूंगा न्यू INT 12। तो मेरा 12 इंटीजर्स का एक एरे बन जाएगा जिसके इंडेक्सेस कहां से कहां होंगे? जिसके इंडेक्सेस कहां से कहां होंगे? जिसके इंडेक्सेस होंगे 0 से लेकर 11 तक। यही होंगे ना, 0 से लेकर 11 तक, राइट? ठीक है, अभी इनके सारे इंडेक्सेस में 0 फिल होगा ना? यस, अभी इनके सारे इंडेक्सेस में 0 फिल होगा। अब मैं चाहता हूं जो इसका 0th सेल है वो जनवरी को रिप्रेजेंट करते हुए 31 से इनिशियलाइज हो जाए। क्या लिखेंगे अपन? इसका जो 0th सेल है वो जनवरी को रिप्रेजेंट करते हुए 31 से इनिशियलाइज हो जाए। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे मंथ्स 0 इज इक्वल टू 31, राइट? मैं चाहता हूं जो इंडेक्स नंबर 1 है वो फेब्रुवरी को रिप्रेजेंट करते हुए 28 से इनिशियलाइज हो जाए। जो इंडेक्स नंबर 2 है वो मार्च को रिप्रेजेंट करते हुए 31 से इनिशियलाइज हो जाए। और ऐसे करते करते जो लास्ट इंडेक्स है कौन सा है? 11, वो भी इनिशियलाइज हो जाए 31 से। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? शाबाश। अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट पे। जो पहला तरीका एरे इनिशियलाइज करने का आपने देखा, उसमें टोटल कितनी लाइनें लग गई एरे क्रिएट करने और इनिशियलाइज करने में?
उसमें लग गई 13 लाइंस। 13 लाइंस कैसे लग गई? एक लाइन का आपने एरे डिक्लेरेशन करा और 12 लाइनों में एरे इनिशियलाइज हुआ होगा, 1 बाय 1 हुआ होगा। तो जावा आपको इसका एक सीधा सीधा शॉर्टकट भी देती है। जावा का कहना है कि अगर आपको पता है आपको एरे में क्या डालना है, तो आप एरे का क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो आप बताइए, क्या हमें पता है कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? यस, हमें पता है कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखें INT स्क्वायर ब्रैकेट मंथ्स इक्वल टू न्यू INT, और यहीं पे कर्ली ब्रेस लगाकर हम लोग कॉमा से सेपरेट करके, जैसे सी में आपने पढ़ा होगा, ऐसे जावा में भी दे सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज। आ रहा है समझ? अब यहां पर दो बहुत बहुत जरूरी बातें ध्यान देने वाली हैं, बहुत ज्यादा जरूरी बातें, दोनों को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। ठीक, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इक्वल टू आएगा, किसने कहा इक्वल टू नहीं आएगा? आयुष, इक्वल टू आएगा, सी में नहीं आता है, यहां आएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए, दो जरूरी चीजें। क्या नहीं आएगा अब वो बता रहा हूं। जब आप कर्ली ब्रेस लगाकर वैल्यूज देते हैं तो गौर करिए, साइज को हर हाल में आपको ब्लैंक रखना है। ध्यान से देखिए, जो साइज है ये मैंने जानबूझ के ब्लैंक छोड़ी है, छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से वैल्यूज दे रहे हैं, पहले तो बताइए जो कर्ली ब्रेस में वैल्यूज दी गई हैं इन्हें क्या बुलाते हैं? कुछ नाम वाम पढ़ा है आपने इनका सी में? व्हाट आर दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज इनिशियलाइजर्स। इनका सी में, जावा में, दुनिया में हर जगह नाम है इनिशियलाइजर। आर्गुमेंट नहीं है ये आयुष, आर्गुमेंट मेथड्स को दिए जाते हैं, एरे को आर्गुमेंट थोड़ी देते हैं। एरे को क्या पास करेंगे? एरे को पास करते हैं इनिशियलाइजर्स, राइट। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप ब्लैंक देख रहे हैं, दैट इज साइज, वो नहीं दी जाती है जब हम प्रोवाइड करते हैं इनिशियलाइजर। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, साइज मस्ट बी लेफ्ट ब्लैंक, size must be left blank if we are providing initializers. If we are providing initializers, अगर हम initializers दे रहे हैं तो हमें साइज को ब्लैंक रखना होगा। डायग्राम बना दूं, इस लाइन का डायग्राम जो आपको दिख रही है। इसमें क्या डाउट है आप बताओ, क्या नहीं आ रहा आपको समझ? तो मैं डायग्राम में वो चीज बताता हूं। पहले वाले का डायग्राम बताओ, अतल्वा क्या बनेगा? सबसे ऊपर जो लाइन दिख रही है उसका डायग्राम बनाओ, बताओ क्या बनेगा? फटाफट जवाब दो। जो सबसे ऊपर लाइन दिख रही है, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट मंथ इक्वल टू न्यू इन 12, इसका क्या डायग्राम बनेगा? जल्दी से जवाब दो फटाफट। आवाज आ रही है मेरी अतउल्ला? आर यू एबल टू हियर मी? वेरी गुड। ARR नाम का एक रेफरेंस बनेगा और वो हीप में एरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये एरे ऑब्जेक्ट कितने एलिमेंट्स का बनेगा? ये जो एरे बनेगा ये कितने एलिमेंट्स का बनेगा पहले वाले में? वेरी गुड, ये 12 का बनेगा। इंडेक्सेस 0 to 11 होंगे, होंगे। और सारे इंडेक्सेस में क्या वैल्यू आएगी? सारे इंडेक्सेस में बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू आएगी। फिर आपके स्टेटमेंट्स रन होंगे। ARR 0 इक्वल टू 31, ये क्या करेगा? ARR 0 इक्वल टू 31, ARR के 0 सेल में 31 ओवरराइट करेगा। फिर ये इंडेक्स 1 पे जाकर 28 ओवरराइट करेगा। ऐसा ही होगा। दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में, सॉरी नाम मैंने ARR गलत लिख दिया, नाम होगा मंथ्स। दूसरे वाले में जो मंथ्स नाम का आपका रेफरेंस बनेगा, वो जब हीप एरिया में पॉइंट करेगा
तो एरे इनिशियलाइज हुआ हुआ मिलेगा। कितनी वैल्यूज से? उतनी वैल्यूज जितनी आपने इनिशियलाइजर लिस्ट में पास की हैं। हमने कितनी वैल्यूज पास की हैं? हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं हमने 12 वैल्यूज पास की हैं। तो ऑलरेडी एरे के अंदर 31, 28, 31 ये डेटा आपको मिलेगा। अब इसमें क्या कंफ्यूजन था आपको, मुझे बताओ। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा था आपको? बताइए अतुल्ला जल्दी से। क्या क्लियर हो गया? वही तो पूछ रहा हूं मैं। क्या डाउट था आपका? क्या नहीं समझ पा रहे थे आप इसमें? चलिए बड़े आगे अब। तो अब ये बताओ जावा ने कैसे डिसाइड करा कि एरे कितने एलिमेंट्स का बनना है? साइज तो हमने दी नहीं है, तो जावा को कैसे पता चला? जावा ने ये डिसाइड करा बाय काउंटिंग इनिशियलाइजर्स। जावा इनिशियलाइजर्स काउंट करके डिसाइड कर लेगी। और जावा इस कंफ्यूजन में आना नहीं चाहती है कि साइज और इनिशियलाइजर अलग अलग हुए तो क्या होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए जावा आपको साइज देने से रोकती है। क्योंकि अगर जावा आपको साइज देने की परमिशन देती तो फिर आप ये कर सकते थे ना, वहां साइज देते थे 20 और आपने वैल्यू दी 12। तो जावा को कंफ्यूजन होता ना कि 20 के एरे में 12 वैल्यूज इनिशियलाइज हुई है, बाकियों का क्या होगा। इसलिए जावा ने ये रूल निकाला कि अगर प्रोग्रामर इनिशियलाइजर्स देगा तो प्रोग्रामर साइज नहीं देगा, और अगर प्रोग्रामर साइज देगा तो प्रोग्रामर किसी हालत में नहीं देगा इनिशियलाइजर। समझ आ रहा है? चलिए अब इस काम को करने का तीसरा तरीका देखें। जावा आपको एक और फ्रीडम देती है। जावा का कहना है अगर आप एरे का रेफरेंस बनाते वक्त ही इनिशियलाइजर्स दे रहे हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर आप एरे का रेफरेंस बनाते वक्त ही इनिशियलाइजर दे रहे हैं, क्या हम यहां ऐसा कर रहे हैं? एवरीवन से यस और नो। क्या हम एरे का रेफरेंस बनाते वक्त ही इनिशियलाइजर दे रहे हैं? यस, हम यहां ऐसा ही कर रहे हैं। तो जावा का कहना है अगर एरे का रेफरेंस बनाते वक्त ही इनिशियलाइजर दिए जा रहे हैं तो आपको एक स्पेशल फ्रीडम है जावा की तरफ से। आप ये न्यू इंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप इस न्यू इंट को भी ड्रॉप कर सकते हैं। जावा अपने आप या न्यू अप्लाई कर देगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ये फ्रीडम कब तक है? ये फ्रीडम तभी तक है जब तक एरे का रेफरेंस और इनिशियलाइजर एक साथ आ रहे हो। अगर आपने रेफरेंस एक लाइन में बनाया और इनिशियलाइजर्स आपने दूसरे लाइन में लिखे और आपको लगा सर अब ऐसा कर लूं मैं कि यहाँ 31, 28 ऐसे लिखूं, तो क्या अभी भी जावा अलाउ करेगी बिना न्यू के? तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अब ये लाइन दे देगी एरर। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम रेफरेंस एक लाइन पे बनाते हैं और इनिशियलाइजर दूसरी लाइन पे देते हैं, तो जावा का कहना है अगर ऐसे करेंगे तो आपको न्यू का सहारा लेना ही पड़ेगा, आपको फिर न्यू देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेफरेंस को क्रिएट करना और एरे की इनिशियलाइजर लिस्ट को देना एक साथ कर रहे हैं तो आप न्यू हटा सकते हैं। आया समझ? तो बगैर न्यू के एरे बन जाता है? तो जवाब है हाँ, बन जाता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये बगैर न्यू के बन रहा है। ये कहना सही है कि हमें न्यू नहीं लिखना पड़ रहा है, जावा ऑटोमेटिकली हमारे लिए एरे क्रिएट कर दे रही है। लेकिन शर्त है जावा की, वो ऐसा तभी करेगी जब इनिशियलाइजर लिस्ट रेफरेंस क्रिएशन के साथ दी जाए। अगर इनिशियलाइजर लिस्ट रेफरेंस क्रिएशन के बाद है तो जावा एक्सेप्ट नहीं करेगी। सिंटेक्स एरर है, ये स्पेस तो सी प्लस प्लस में भी अलाउ नहीं थी, सी में भी अलाउ नहीं है। स्पेस कहां से अलाउड होती है इनिशियलाइजर में? इनिशियलाइजर जब भी आएंगे कंटिन्यूस आएंगे। नहीं कार्तिक, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड, क्योंकि साइज और इनिशियलाइजर एक साथ नहीं आते ना। इसलिए अगर आपको जीरो के अलावा कोई और वैल्यू सारे इंडेक्सेस में डालनी है तो वो वैल्यू आपको उतनी बार लिखनी पड़ेगी जितने आप चाह रहे हैं एरे में इंडेक्सेस बन जाएं। हो गया क्लियर? यस, ये अभी भी हीप में ही बनेगा मुनीब। एरे हीप के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। एरे का घर हमेशा हीप है।
चाहे आप न्यू लिखो चाहे आप न्यू ना लिखो। और न्यू नहीं लिखने की भी तो फैसिलिटी जावा नहीं दी है ना, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी लगा रहे हैं अपन, ये सिंटेक्स है जावा का कि अगर आप इनिशियलाइजर्स देते हो तो जावा कहती है फिर न्यू मत दो, जावा खुद ही समझ जाएगी कि न्यू उसे अप्लाई करना ही है यहां पर, है ना। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। अगले लेक्चर में अपन और इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करेंगे रिगार्डिंग एरेज। फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड पेज। पीपीटी एरे तक की मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, देखिए ध्यान से ग्रुप में, पीपीटी पहले ही शेयर हो गई हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।